नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी 11th के मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह क्लास रामबाण क्लास होने चल रही है। आप लोग अक्सर सोचते हैं कि हम क्या क्या पढ़ लें सर, क्या क्या पढ़ लें। तो मैं हर एक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने चल रहा हूं विद्यार्थियों। इस क्लास को आप बहुत ही बारीकी समझेंगे, हर एक प्रश्न को जोड़ देंगे, बहुत मजा आएगा। पूछ की रात याद है, मैंने आपको बताया था कि जीवन पर सारी रातें आए लेकिन हल्कू वाली रात किसी को देखने को ना मिले। रात बहुत होती हैं लेकिन पूस की रात जैसे कभी रात ना आए। इस अध्याय से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं पूस की रात। अच्छा, कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखकर बताएंगे पूस की रात के राइटर कौन है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद। आहा आहा आहा। हल्कू खेत पर कहां और कैसे रात बिता रहा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहा होगा। तो आपको मैं बात बता दूं कि पूस की रात में हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। याद है, उसका एक कुत्ता था हल्कू का। हल्कू के साथ एक कुत्ता रहता था जबरा। कहते हैं जबरा तू कुकू कर रहा है। तो भैया जब हल्कू सोने गया था, आपको याद है, तो वही ईख की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था तथा उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाढ़े की चादर के सिवा और कुछ नहीं थी। कोई और था ही नहीं। एक पुरानी फटी चादर लिए था, वही कप 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 कांप रहा था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था। दोनों ठंड से थर 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 क्या कर रहे थे, कांप रहे थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, आप परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप यह प्रश्न याद करके जाना विद्यार्थियों। हल्कू कंबल के पैसे सेना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। आपको पता है, हल्कू ने दिन रात मेहनत करके 3 रुपए कंबल के लिए इकट्ठा किया था बेटा। लेकिन सेना आता है और गाली देता है। लेकिन हल्कू परिस्थितियों का सामना करता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि लाओ सेना को पैसा दे देता हूं, नहीं तो सेना मार ही डालेगा। हल्कू कथा सम्राट प्रेमचंद विरचित पूस की रात शीर्षक कहानी का सर्व प्रमुख पात्र है। कैसा पात्र है बेटा, सर्व प्रमुख पात्र है। वह एक अत्यंत निर्धन किसान है। उसने किसी तरह काट कपट कर कंबल के लिए 3 रुपए जमा कर रखे थे। कितने भैया, 3 रुपए जमा कर रखे थे। किंतु जब उसके पास महाजन सेना रुपए लेने के लिए आता है तो वह ना चाहते हुए उस जमा पूंजी को परिस्थितिवश दे देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि सेना बिना रुपए लिए नहीं मानेगा, तो फिर वह व्यर्थ क्यों हुज्जत करे कराए। यही सब सोच करके हल्कू सेना को रुपए देने के लिए राजी हो जाता है। मुन्नी से कहता है, मुन्नी बार बार कहती है कि मैं पैसा नहीं दूंगी। कहता है तो क्या गाली खाएं बेटा। ये दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कविता की परख। कविता के उद्देश्य क्या है आपको मालूम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविता की परख आपको याद होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद करे रहना इसको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बेटा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ये जरूर बताना कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। कविता के उद्देश्य क्या है, क्या है बेटा कविता के उद्देश्य। बाबू आपको पता है, कोई भी कविता होगी उसको पढ़ने के बाद जो हृदय में संचार भाव उत्पन्न होंगे वही कविता के उद्देश्य होते हैं। कविता का उद्देश्य है मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के भीतर दया प्रेम करुणा आनंद का भाव संचार पैदा कर देना। जिस रचना में प्रेम का संचार होता है वही कविता है। कहते नहीं, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ये धरती की बेचैनी को यूं बस बादल समझता है। लेखक के अनुसार कविता का उद्देश्य पाठक के हृदय को प्रभावित करना होता है। पाठक जैसे पढ़े कोई रचना को उसके हृदय परिवर्तित हो जाए। जैसे हम रामायण देखते हैं तो हमारा हृदय परिवर्तित होता है कि राजा हो तो राम जैसा।
इससे उसके भीतर दया, प्रेम, करुणा, आनंद, आश्चर्य आदि मानवीय भाव का संचार होता। मानवीय भाव क्या है? जो मानव के ऐसे भाव जो मानव को आश्चर्यचकित कर दें। जिस रचना में प्रभावोत्पादकता ना हो वह और चाहे कुछ भी हो कविता नहीं हो सकती। अर्थात जिस रचना में अपने भाव नहीं होते वह कभी भी कविता नहीं बन सकती। कल्पना किसे कहते हैं? एक कवि के लिए कल्पना का क्या महत्व है? बाबू कल्पना क्या है? देखो बेटा, कल्पना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बिना कल्पना का कभी कोई आदमी कवि नहीं बन सकता। जो योजना का प्रभाव सीधा पाठक पर पड़ता है उसे हम कल्पना कहते हैं। आप सीधी बात में जान लो, जिस मानसिक शक्ति के सहारे कवि कविता में भावोद्दीपन हेतु तत्संबंधी रूप एवं व्यापार का योजना करते हैं तथा पाठक उसे अपने मन में ग्रहण करते हैं उसे कल्पना कहते हैं। अर्थात जब कोई कवि कविता के सहारे भाव उत्पन्न करवा दे और पाठक उसे मन पर लेकर के अब बिल्कुल सपना देखने लगे, जैसे आप एक सुंदर कन्या के बस में, यही कल्पना। एक कवि के लिए कल्पना का अत्यधिक महत्व। बिना कल्पना शक्ति के कोई व्यक्ति कवि नहीं हो सकता, क्योंकि कल्पना के बल पर ही कवि रूप, व्यापार आदि का चित्रवत योजना करता है। इसके अभाव में कविता भावोत्पादकता नहीं आ सकती, जो कवि का लक्ष्य होता है। भाई कवि का लक्ष्य है कविता में भाव प्रदान करना, लोगों का मनोरंजन कराना। बेटा, आंख के लिए मीन, खंजन और कमल की उपमाएं दी जाती, इनमें क्या क्या समानताएं हैं? बेटा, आंख के लिए मीन का मतलब मछली। आपको पता है कि मछली पर सुंदरता होती है, चंचलता होती है, आंख में भी होती है। खंजन में क्या होता है बेटा? खंजन चंचल होता है, आंख भी चंचल है। कमल क्या है? कमल कोमल है, आंख भी कोमल है। यही उपमाएं दी जाती हैं आंख के लिए। आंख के लिए बेटा देखो, मीन में सुंदरता है, खंजन में मोहकता है, चंचलता है, और कमल में कोमलता है। इसलिए इनको समानताएं देते थे। जैसे कहते नहीं है कि नैनन खंजन भंजन तोड़ा, आय है। आंख मीन मतलब मछली से तुलना की गई है आंख की, क्योंकि यह मछली के आकार की होती है। खंजन का मतलब है जब देखते हैं कितने अखियों से गोली मारे, आय हाय हाय, अखियों से गोली मारे, आय हाय हाय। चलो भाई, अब कमल के जैसे है, मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है। इस उक्ति के द्वारा लेखक ने क्या कहना चाहा है? गजब का प्रश्न था, और ये लॉग आंसर पर आएगा और आपको पूरे 5 नंबर देकर जाएगा। कविता की परख शीर्षक निबंध में काव्य मर्मज्ञ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता में उपमा नियोजन के औचित्य, महत्व तथा उसकी उपयुक्तता अनुपयुक्तता बड़े बड़े सुविचारित रूप में प्रकाश डाला है। भैया, मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है। जब चंद्रमा किसी पर्वत के पीछे से निकलता था, सूर्य किसी पर्वत के पीछे से निकलता था, तो ऐसा लगता था कि ऊंट बैठा है उसके ऊपर। और कभी कभी बादल जब छा जाते थे, तो जब बादल छाते थे और उस पर चंद्रमा निकलता था, ऐसा लगता था जैसे ऊंट के पीठ पर कोई घंटा रखा हो। लेखक के मतानुसार उपमा की सार्थकता वर्ण वस्तु के अनुरूप भावनाओं को तीव्रता प्रदान करने के लिए दी जाती है। जब भी कभी भी किसी की तुलना करवाना होता है तो समान गुण धर्मों वाले से कराते हैं। इसके लिए कवियों को आकार प्रकार की अपेक्षा प्रभाव साम्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ऐसी उपमाएं जिनसे कवि अभिप्रेत भावनाएं उद्दीप्त एवं तीव्र नहीं होती। इसी संदर्भ में उन्होंने उठे हुए बादलों के ऊपर होते हुए पूर्ण चंद्रमा जैसे रमणीय दृश्य के लिए मानो ऊंट की पीठ पर घंटा रखा है जैसे उपमा दी है। बेटा, आंखों देखा गदर, विष्णु भट्ट गोड से वरसई कर। ये एक पुरोहित थे, पूजा पाठ का काम कराते थे। ये झांसी गए हुए थे और उसी समय युद्ध हो गया था। तो पूरी युद्ध की कहानी मैं आपको विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। बेटा आइए देखिएगा, अंग्रेजों को किलों को समझने में कितने दिन लगे, फिर उन्होंने क्या किया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप परीक्षा के लिए बेटा याद करके जाना इस सवाल को। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। मैं बताऊं, हर एक अध्याय के मैं सवाल लेकर आया हूं विद्यार्थियों, और ऐसे सवाल जो परीक्षा में हूबहू मिलेंगे। आप कहोगे गुरुजी दिल मांगे मोर, बस आप इतना समझो। आप कहोगे गुरुजी दिल मांगे मोर, ना तो मोर होइला हो ना तो तोर होइला हो। झांसी का किला बड़ा मजबूत और सुरक्षित था भाई साहब, अंग्रेजों के जमाने के किले नहीं थे। ये तो हमारी झांसी की रानी ने ये किला बनाया था।
बाहरी लोगों के लिए उस पर कब्जा जमाना मुश्किल था। अंग्रेजों ने जब उस पर चढ़ाई की तो वो मोर्चा बांधने में पहले 2 दिन विफल रहे और तीसरे दिन में मौके समझ गए। मोर्चा बांधने में विफल रहे वो, मतलब अपनी सेनाएं को बांधने में विफल रहे, लेकिन तीसरे दिन समझ गए। जब अंग्रेजों को झांसी किले पर चढ़ाई है तो मौके समझ में आ गए। तब उन्होंने रात होने पर सभी ठिकाने साध कर मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहते ही किले के पश्चिमी बाजू पर गरनाली तोपों से वार करने लगे। तो उनको समझने में कितने दिन लगे? 3 दिन लगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बना लीजिएगा। लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई? बेटा आपको पता है, जब रात पर ही तोपे चलाने लगे और उनके गेट पर तोपे चली, 1-2 वार हुए, तब पहली बार विफलता हाथ लगी थी। बहुत निराशाजनक बात है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक अद्भुत वीरांगना थी। वीरांगना, वीर का स्त्रीलिंग बेटा वीरांगना है। वे बड़े साहस और धैर्यपूर्वक किले पर कब्जा जमाने आए, अंग्रेजों के मोर्चों को विफल कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज रात में ही मोर्चे बांधकर शहर पर गरनाली तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए, तब उन्हें पहल क्या लगी बेटा? निराशा हुई। क्यों? क्योंकि झांसी वाली रानी कहते नहीं है कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थे, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थे, अब बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बेटा शहर में गोले पड़ने से आम जनता को क्या कष्ट होने लगे? भाई होगा ही, क्या कष्ट होने लगे मैं बताऊंगा। कि जहां गोला गिरता था वहां की जनसंख्या समाप्त हो जाती थी, लोग बाहर नहीं निकलते थे। जब अंग्रेजों की ओर से झांसी शहर में गोले पड़ने लगे तब वहां की जनता को भयंकर परेशानियां होने लगी। गोला जहां भी गिरता वहां 150 आदमियों को घायल कर देता और 10-5 को तो मौत के मुंह में सुला ही देता था। सोचो यार, जैसे बड़ा वाला गोला गिरा, धड़ाक, अभी देखो ईरान का हमला हो रहा है इजराइल से, तो बेटा जब युद्ध होता है उसको भुगतना पड़ता है जनता को। गोला यदि घर पर गिरता तो वह घर कर जलकर राख हो जाता। सोचो यार, गोला गिरा और घर जलकर क्या हो गया? राख हो गया। यार अपने मन से बनाकर लिखना है कि भाई गोला गिरेगा, घर राख हो जाएगा, लोग सामान लेने नहीं जा पाएंगे। उसके धक्के से आसपास के छोटे घर भी गिर जाते, गोलों के गिरने से जहां तहां आग लग जाती थी। इस प्रकार सर्वत्र त्राहि मच गई, कोई कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। बाई साहब ने सरदारों से क्या कहा? बाई साहब के कहने का सरदारों पर क्या असर पड़ा? सरदार बाई साहब ने सरदारों से क्या कहा? बाई साहब कहने पर सरदारों, बेटा झांसी की रानी पर संकट आ गया था। सभी सरदार इकट्ठा हुए और उनका मनोबल बढ़ा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर आए संकट और अपनी हार देख सब सरदारों को एकत्रित कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तक झांसी अपने ही बल पर लड़ी और आगे भी लड़ेगी, इससे पेशवा अथवा किसी दूसरे के बल की कोई आवश्यकता नहीं। बाई साहब के ऐसा कहने का सभी सरदारों पर अनुकूल असर पड़ा। वे सभी ओज एवं तेज से भर गए और मोर्चेबंदी के लिए कठिनतम परिश्रम करने लगे। जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं पेशवा की, हमारे लिए तो आप ही हो, हमारे लिए तो आप ही मजबूती से काम करोगे, तैसे सब जोश के साथ आ गए। बाई साहब, बाई बाई बाई। रानी लक्ष्मीबाई बेजोड़ गायिका, तो हर जोड़ नहीं क्यों तू बेजोड़ वानी हो। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। लता मंगेशकर की आवाज सुनकर लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? आपको पता है कि लेखक बीमार थे, लेखक रेडियो पर चल रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज सुनाई पड़ी उनके सुर पे, उनको एक विशेष आकर्षण प्रतीत हुआ। वह आवाज उन्हें अपनी ओर खींच रही थी, वो आवाज में जादू था। अब दूसरे को लगानी पड़ेगी। जब लेखक की रेडियो पर पहल लता मंगेशकर की आवाज सुनाई पड़ी तो उन्हें उस स्वर पे एक दुर्निवार आकर्षण प्रतीत हुआ। स्वर का जादुई प्रभाव उन्हें बरबस अपनी ओर खींच ले आया। वे विस्मय विमुग्ध हो गया, उसके श्रवण मनन में तन्मय तल्लीन हो गया। क्या लता मंगेशकर! ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी,
हम याद करें उनकी, ला 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 ला। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है? आप दोनों में किसे बेहतर मानते हैं, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत? बच्चों आप पढ़ते हैं फिर समझाता हूं। महान गायक एवं संगीत मनीषी कुमार गंधर्व ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत पार्थक्य माना है और दोनों की पारस्परिक तुलना की निरर्थक एवं निस्सार बताया है। शास्त्रीय संगीत का वह स्थायी भाव जहां गंभीरता है, वहीं जल्दय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता रहती थी। शास्त्रीय संगीत जानते हो, जहां सितार वादक गीत वादक होते थे। चित्रपट गाना, भोजपुरी गाना, और जायल से पहले खाला ला 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 ला। तो भैया जहां सीरियसली हो, जहां पर गंभीरता हो, वो शास्त्रीय, शास्त्र गंभीरता से पढ़ जाते हैं। और चित्रपट जहां पर रंगीन मिजाज हो। चित्रपट संगीत का ताल जहां प्राथमिक अवस्था का ताल होता था, वहां शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिकृष्ण में विद्यमान होता था। चित्रपट में आधे तालों का उपयोग किया जाता था, उसकी लयकारी अपेक्षाकृत आसान होती थी। इस प्रकार शास्त्रीय संगीत जहां नियमानुरूपता में संगीत की उच्च एवं गंभीर अवस्था से संबंध रखता है, वहां चित्रपट संगीत की संभावितता विचलित थी। बेटा गान पान से क्या से? गान पान, गान पान एक गुण है जो किसी गायक या गायिका के गायन को अनूठा और प्रभावशाली बनाता है। यह गुण है जो गाने में मिठास, संगीतमयता, अभिव्यक्ति की स्पष्टता को दर्शाता है। गान पान, गान पान का संबंध किससे है बेटा? गान पान से तात्पर्य है गायन में कुछ ऐसा जो कुछ श्रोता को सीधा प्रभावित करे, उसके मन को छू जाए, उसे भाव विभोर कर दे, वही गान पान है। कहते नहीं है कि मैं सुना दूं अपने जवानी के किस्से तो लौंडे पैर दबाने लग जाए। यही है गान पान बेटा। चलचित्र सत्यजीत राय, आपने देखी होगी पिक्चर चलचित्र सत्यजीत राय। बेटा अगर मैं बात करूं शार्ट्स किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा में हूबहू छपेगा, जाकर देख लेना, इस सवाल को रट लेना। ये आपकी परीक्षा में सीधा हूबहू छपने वाला सवाल है। फिल्म के अंतर्गत विभिन्न अंशों का एक ही दृष्टिकोण ना दिखाकर तोड़ तोड़ कर दिखाना, उसे शॉर्ट्स कहते हैं। हेलो शॉर्ट्स रेडी, कट। कट शॉर्ट्स का मतलब होता है तोड़ तोड़ कर दिखाना, एक भाग उसका एक भाग इसका, इसे शॉर्ट्स कहते हैं बेटा, ठीक है। चलचित्र में हरिहर अपने घर वालों के लिए कौन कौन सी चीजें लाता है, आपको पता है? भाई रिकॉर्डिंग चल रही है यार। तो रिकॉर्डिंग है, तुम लगाए कौन लगाया रिकॉर्डिंग? देखो अगर मैं बात करूं, चलचित्र में नायक हरिहर अपने घर वालों के लिए निम्नलिखित चीजें लाता है। शीशे से मढ़ा लक्ष्मी जी का पट, बेल कटहल की लकड़ी का चकला, बेलन, साड़ी, टिन की रेलगाड़ी आदि। चलचित्र में नायक हरिहर अपने घर वालों के लिए निम्नलिखित चीजें लाता है। शीशे से मढ़ा लक्ष्मी जी का पट, बेटा बेल कटहल की लकड़ी, चकला, बेलन, साड़ी। आपको याद है, आपको याद है कि बेटा चलचित्र में हरिहर अपने घर वालों के लिए कौन कौन सी चीजें लाता है? याद करो यार कि हरिहर जब गया था, हरिहर जब गया था कमाने, क्या किया था बेटा? हरिहर जब कमाने गया शहर की ओर, तो वहां से हरिहर जब कमाने गया शहर की ओर, हरिहर जब कमाने गया, वो अपने, देखो यार एक व्यक्ति जब कमाने जाता है तो अपने पुत्र पुत्री और पत्नी के लिए जाता है। बेटा सर्दी से, बारिश के कारण भीग गई, उसको बुखार आ गया उसकी पुत्री को, और वो मर जाती है। एक बाप कितनी उम्मीदों से लाया था, याद है? चलचित्र में नायक हरिहर अपने घर वालों के लिए निम्नलिखित चीजें लाते हैं। शीशे से मढ़ा लक्ष्मी जी का पट, बेल कटहल की लकड़ी का चकला, बेलन, साड़ी, टिन की रेलगाड़ी। आज दुर्गा की मृत्यु किस कारण से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भाई। दुर्गा चैत की पहली वर्षा में भीगने के कारण बीमार पड़ती है। इस बीमारी से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यार, इसको यार नोट कर लो यार।
मतलब आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। दुर्गा चैत्र की पहली वर्षा में भीगने के कारण बीमार पड़ती है और इसी बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है। हांडी के ढक्कन का उठना गिरना किस बात को दिखाने में सहायक हुआ? इसे क्लोजअप में क्यों दिखाया गया? क्लोजअप का मतलब जान रहे हो क्या होता है बाबू? क्लोजअप, क्लोजअप बेटा, क्लोजअप में शॉट जो लेते हैं हम सीधा जाकर लेते हैं, उसको चेहरे को जूम करके, मैं तेरी फोटो को यूं जूम 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 करता हूं। आइए, चलचित्र में हांडी के ढक्कन का उठना गिरना, सर्वजया, सर्वजया उसकी पत्नी थी हरिहर की, रुद्ध और दग्ध मना स्थिति की व्यंजना में सहायक सिद्ध हुआ है। इसे क्लोजअप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्योंकि इसके बिना वस्तु स्थिति अभिव्यक्ति थोड़ा सा क्या थी, मुश्किल थी। जैसे कोई आदमी दुखी है उसका चेहरा दिखाना है, सुखी है उसका चेहरा दिखाना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। मेरी वियतनाम यात्रा, भोला पासवान शास्त्री। आइए मैं बताता हूं, जिंदगी का हर कदम मंजिल है, इस मंजिल तक पहुंचने से पहले सांस रुक सकती है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? ये 5 नंबर के सवाल पे आपको देखने के लिए मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब 5 नंबर के सवालों पर यह देखने को मिलेगा। हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 1 में संकलित मेरी वियतनाम यात्रा शीर्षक यात्रा वृतांत के लेखक भोला पासवान शास्त्री के वियतनाम यात्रा के आरंभ की अपनी मन स्थिति के संदर्भ में विवेच्य कथन कहा है। इसका अभिप्राय यह है कि जिंदगी का हर कदम अपने आप में एक मंजिल के समान है। मंजिल पर पहुंचने के पश्चात व्यक्ति क्षण भर विश्राम करता है, परंतु किस कदम पर व्यक्ति के जीवन में विराम लग जाए नहीं कहा जा सकता। अर्थात जीवन कब, कहां और कैसे रुक जाएगा यह सर्वथा ज्ञात रहता है। अर्थात लेखक को व्यक्ति का हर कदम एक मंजिल जैसा प्रतीत होता है। सच में कहते नहीं कि जिंदगी जो है एक मंजिल के समान है, भागते रहते लोग भागते हैं अपने मंजिल के लिए, सुबह से घर पे निकलते हैं। बेटा कहते नहीं है कि एक पुरुष गर्म रोटी के लिए अपनी रोटी ठंडी कर देता है, भागता कुछ इस कदर है मंजिल पर कि अपनी मंजिल को न पाकर दूसरे को मंजिल तक पहुंचाता है। अब गुरु को ही देख लो, गुरु क्या करता है कि आपको पढ़ाता है कि आपको अपनी मंजिल मिले बेटा, ठीक है। आ जाओ, वियतनामी भाषा में हांगकांग और हुसैन का क्या अर्थ है? हांगकांग में हांग का अर्थ है मार्ग और खोंग का अर्थ है हवा। इस प्रकार हांगकांग का अर्थ हुआ हवाई मार्ग। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करके रख कर लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हुआ सेन वियतनामी भाषा में अर्थ है कमल का फूल। हुआ सेन, हवाई मार्ग और कमल का फूल, हवाई मार्ग और कमल का फूल बेटा, ठीक है। सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, आपको याद है, सेरे सेरे। बच्चों मैंने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया था और आपको कुछ आशा है, उम्मीदें हैं, आपको बहुत सारी चीजें याद भी होंगी। सिक्का बदल गया, सेरे सेरे, सेरा कौन है और उसके साथ साहिनी का क्या संबंध है? आपको पता है कि साहिनी पाकिस्तान पर रहती थी और उसका घर बार सब जाने वाला है, और साहिनी के जो पति थे, साहिनी एक दिन स्नान कर रही थी नदी पर, वो देख रही थी चारों तरफ पहले हरियाली हुआ करती थी, ये सब बाग मेरे हुआ करते थे। सेरा को साहिनी ने पाला था, एक प्रकार से सेरा नौकर भी था, लेकिन उसका साहिनी की जिंदगी से निजी संपर्क था। सेरा सिक्का बदल गया प्रस्तुत कहानी का एक प्रमुख पात्र तथा साहिनी का नौकर है। सेरा सिक्का बदल गया प्रस्तुत कहानी का एक प्रमुख पात्र तथा साहनी का क्या है बेटा? नौकर है। कथा नायिका साहनी के साथ उसका नजदीकी संबंध है। वह साहनी का मातहत रहा और अपनी मां जैना के मरने के बाद साहनी के पास ही रहकर क्या है बेटा? पला बड़ा। सेरा के भीतर प्रतिहिंसा की आग क्यों भाई? आपको पता है, सेरा को लग रहा था कि साहिनी के पति ने उसके भाई को भी मार डाला है, इसलिए प्रतिहिंसा की भावना रहती थी बेटा। सेरा मुसलमान है, वह उन दंगाइयों में सम्मिलित है जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को मारते और कुछ को घर द्वार जमीन जायदाद सोना चांदी रुपए पैसे छोड़कर देश छोड़ने को मजबूर करते थे। बेटा ये सच्ची कहानी है बाबू, सच्ची कहानी है। सोचे एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर के आपको लगेगा कि क्या है ये। भारत में बसे मुसलमान भी मारे जा रहे थे,
एवं भारत से निकले जा रहे थे। शेरा के मन में प्रतिहिंसा का भाव था। शेरा के मन में साइनी के प्रति हिंसा का भाव है। वह सोचता है कि साइनी को अपना घर द्वार छोड़ना ही है। साइनी को वह भी मारना भी चाहता है। उसके मन में यह भाव भी आता है कि शाहजी ने भी उन लोगों से सूदखोरी करके धन कमाया है। शाहजी साहिनी के पति हैं। शेरा को लगता था कि शाहजी ने उनसे धन कमाया है। जब आपसे कोई धन कमा लेता है तो आपके अंदर प्रतिहिंसा की भावना जग जाती है। आपको लगता है यार ये तो हमसे बहुत कमाया पैसा। ऐसा सोचते हुए प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गरासे की याद आ गई, लेकिन साहिनी की ओर देखकर रुक गया। साहिनी ने उसे अपने बेटे के समान पाला था, यह बात उसे याद आ गई। याद है कटोरी में दूध पिलाती थी साहिनी उसको यार। ये बेटा एक बार प्रश्नों का रिवाइज कर लेना, इसकी हम पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। दाऊद खां क्यों चाहता है कि साहिनी हवेली छोड़ते हुए कुछ साथ रख ले? दाऊद खां थानेदार है, आपको पता होगा। थानेदार दाऊद खां साहिनी का बहुत आभारी और उपकृत है। उपकृत का मतलब जिस पर उपकार किया गया हो। साहिनी ने समय समय पर उसकी मदद की थी। साहिनी यार बहुत दयालु थी यार। साहिनी जब पाकिस्तान उसने छोड़ा, उसने अपनी हवेली छोड़ दी, लेकिन कभी पलट कर नहीं देखा। साहिनी बहुत मेहनत करती थी, बहुत मदद करती थी यार साहिनी। सोचिए यार जब कभी घर छूटता है ना तो यार कैसा लगता है। आप सोच लोगे ना, आपके मन पर मतलब एक गजब की फीलिंग आएगी यार, मतलब हुआ है क्या। थानेदार दाऊद खां साहिनी का बहुत आभारी और उपकृत है। साहिनी ने समय समय पर उसकी मदद की थी, अतः वह भी अपनी सलाह से साहिनी का भविष्य के संकटों से निपटने हेतु नगद साथ रखने को कहता है। उसकी व्यावहारिक बुद्धि जानती है कि संकट के समय में पास की पूंजी बड़ी काम आती है। इसी सदिच्छा और आत्मीयतावश दाऊद खां चाहता है कि साहिनी हवेली छोड़ते हुए कुछ नगद पैसे साथ रख ले। भाई दारोगा जी हैं, इनको तो पता है कि पैसों से कितना काम होता है। तो दारोगा जी ने सोचा कि कुछ काम कर लेते हैं, कुछ काम करेंगे तो कुछ नाम होगा। ये साहिनी लेकिन नहीं चाहती थी कि वो कुछ ले जाए। साहिनी चाहती थी कि मैं अगर जा रही हूं तो मैं खुशी खुशी जाऊं, मेरे मरने के बाद भी लोग मुझको याद रखें। ये साहिनी की परिवेश थी बेटा। घर छोड़ते समय साहिनी की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में करना है यार, मेरे शब्दों पे नहीं करना है। मैं आपको बताऊं ना, जब यार कभी घर छूटता है ना कैसा लगता है यार, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता यार। यार जब हमने अपना गांव छोड़ा था ना यार, तब मतलब बहुत यार दुख हुआ था। थोड़ा सा और समझते हैं। कृष्णा सोबती लिखित कहानी सिक्का बदल गया शीर्षक के केंद्र में साहिनी नामक पात्रा है। इसी के इर्द गिर्द सारी कहानी घटित होती है। साहिनी के इर्द गिर्द ही सारी कहानी क्या होती है भैया, घटित होती है। वह स्वभाव से अत्यंत उदार और उच्चासय है। वह साहिनी की पत्नी के रूप में, शाहजी की पत्नी के रूप में अपार वैभवी की स्वामिनी रह चुकी है, किंतु उसका मानव सुलभ सत्व गुण सदा जागृत रहा। वह सबों से हिल मिलकर रहने वाली है, पर काल चक्र में पाकर जब भारत का विभाजन होता है तो उसे स्थान छोड़ने का मजबूर होना पड़ता है। उस हवेली और उसके आसपास की सारी चीजों से उसका अपना अपना तो था। भाई अगर किसी के पति ने, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी के पति ने हवेली बनवाई है यार, अगर उससे कहोगे कि तुम जाओ तो कैसा लगेगा यार, महसूस होगा। आप स्वतः जान लो यार भाई। अतः उन्हें छोड़ते समय वह दुख एवं करुण भावनाओं की उत्ताल तरंगों में गिरती पछताती है। भाग्य ने भी कैसा दिन दिखाया उसे, जो हवेली, खेत खलिहान, बाग बगीचे सहित तमाम लोग उसके अपने आज सभी बेगाने हैं। बेटा इसलिए कहते हैं कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। प्रभु श्री रामचंद्र राजा बनने वाले थे और अचानक ही पता चलता है कि 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा। तो भैया वो अपने और वो बेगाने हो गए, साथ में पति और पुत्र तक नहीं है। इस प्रकार लेखक ने घर छोड़ते समय साहिनी की मनोदशा का अत्यंत दयनीय वर्णन किया है। उत्तरी स्वप्न, हरित क्रांति, फणीश्वरनाथ रेणु, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। जब लेखक कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में कुछ कहने या लिखने बैठता तो बात बहुत हद तक व्यक्ति हो जाती, मतलब व्यक्तिगत हो जाती थी। ऐसा क्यों? बिहार का शोक कोसी नदी आपको जानते हैं,
यार बिहार के लोग ना यार इतने बढ़िया हैं, अब मैं क्या ही बताऊं। उत्तरी स्वप्न परी हरित क्रांति में लेखक ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि जब वह कोसी या उसके किसी अंचल कोसी या किसी अंचल हेलो हेलो आ गया ना भाई, बस केवल 10 मिनट दीजिए। हेलो हेलो भाई साहब, मैं बता रहा हूँ ना यार। मेरे प्यारे बच्चों कि सोचो यार सोचो। अब यार मैं एक बात बता दूं कि जब वह कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में कुछ भी कहने या लिखने बैठता है तो वह वर्णन तटस्थ नहीं रह जाता, उसमें लेखक की व्यक्तिगता का सन्निवेश हो जाता है। यार देखो यार, जब हम अपने गांव के बारे में लिखते हैं ना, तो लेखक जब अपने गांव के बारे में लिख रहा है तो यार खूब लिख रहा है यार। देखो यार, अगर हमारे गांव में कोई चीज गलत भी हो रही है तो हम भी उसको सही लिखेंगे, बस आप इतना जानो। ऐसा संभवतः इसलिए होता है कोसी के साथ लेखक का भावात्मक एवं रागात्मक संबंध है। भावात्मक एवं रागात्मक संबंध का मतलब क्या है कि लेखक उस जगह का है, उसके स्वभाव संस्कार में कोसी पूरी तरह रसी बसी है, अर्थात उसके वर्णन चित्रण में उसकी वैयक्तिकता घुल मिल जाती है। लेखक से जैसे ही कोई पूछता कि कोसी नदी के बारे में जान रहे, अरे बाप रे बाप, हमारे गौवा के नदी बा हम ना जानी। एक दीक्षांत हरिशंकर परसाई, आपको याद होगा एक दीक्षांत भाषण। मेरे भाइयों बहनों, हमारे यहाँ जब लड़के हमको मारते हैं, अरे भैया जो भौकाल वाला है भाषण वही है भैया, एक दीक्षांत भाषण। विश्वविद्यालय में हुटिंग होने पर भी नेताजी खुश क्यों हैं भैया? जब नेताजी का धारा प्रवाह भाषण जारी होता है तो बीच बीच में शोरगुल आवाज आती है, नेताजी कोई गम नहीं, उल्टा खुश हैं। क्योंकि उन्होंने क्योंकि वो जान रहे थे कि अनपढ़ जनता के बजाय ये रोज मतलब शिक्षित जनता हुटर बजा रही है, इसलिए खुश हैं। अच्छा ये भाइयों बहनों, हम बिना पढ़े नेता बन गए। आज मैं आपकी कृपा से नेता बन गया, जितना मन करे उतना हुटिंग करो। विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह आयोजित है, नेताजी का धारा प्रवाह भाषण जारी है, बीच बीच में लड़के शोरगुल अथवा आवाज कसी करके उनकी हुटिंग कर रहे हैं, पर नेताजी को कोई गम नहीं, उल्टे वो खुश हैं कि अनपढ़ जनता के बजाय वो शिक्षित नवयुवकों से हुट हो रहे हैं। नेताजी प्रसन्न हैं कि चलो भैया, अनपढ़ शिक्षित गंवार नहीं, कम से कम पढ़े लिखे लोग हुटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि देखो, पढ़ा लिखा आदमी जूता मार दे तब भी ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। तो भाई नेता वगैरह आजकल क्या करते हैं? नेता वगैरह चाहते हैं कोई पढ़े लिखे ना। नेता सोचता है भैया कोई पढ़े लिखे ना, ये नेताओं का काम है। वो चाहता है भैया कोई पढ़े लिखे ना। नेताजी ने सच्चे क्रांतिकारियों के क्या लक्षण बताए? उन्होंने कहा है कि बस कंडक्टर आपस में मारपीट कर लें, नारेबाजी हो, ये सच्चे क्रांतिकारी, गाली गलौज हो, ये सच्चे क्रांतिकारी। विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह के अपने भाषण क्रम में नेताजी ने सच्चे क्रांतिकारियों के लक्षण बताते हुए कहा कि जो सच्चे क्रांतिकारी होते हैं वो बुनियादी परिवर्तन के लिए आंदोलन कभी नहीं करते हैं, बल्कि कंडक्टर, गेट कीपर, चपरासी वगैरह से संघर्ष करते हैं। मतलब जहां जाए ले जूता जूता मारे है, बस कंडक्टर चले जूता जूता मार दे। भैया प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में हूबहू देखने के लिए मिलेगा, आप बिल्कुल याद कर ले यार, मजेदार से। इस प्रकार नेताजी द्वारा बताए गए क्रांतिकारियों के लक्षण से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होने वाले आंदोलनों और उनके पीछे पड़े रहने वाले कथाकथित आंदोलनकारियों का असली चेहरा उजागर हो जाता है। असली चेहरा क्या हो जाता है? उजागर हो जाता है। क्या गजब के लक्षण नेताजी बताए हैं। सूर्य उदोलन स्मेकल, सूर्य के बारे में तमाम विशेषताएं इन्होंने बताई है। आपको पता होगा सूर्य, एक सूर्य था गगन में पौरुषपुंज अनूप, और खड़ा दूसरा पहले का पितरूप। चलो भाई, वेदों में सूर्य के संबंध में क्या कहा गया? वेदों में सूर्य को एक पहिए वाले रथ जो 7 शक्तिशाली घोड़ों से युक्त है पर सवार देवता कहा गया। बस इतना भर लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर
5 नंबर पे लिखेगा आपको, पलक झपकते ही 364 लीग की द्रुत गति से प्रकाश मंडल में वह घूमता रहता। पलक झपकते ही, समझ लो। ऋग्वेद में सूर्य को ईश्वर का सबसे सुंदर दुनिया कहा गया। साथ ही दैविक सूर्य की संप्रभुता का आदर करने की सलाह दी गई है। वेदों में सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश का अच्छा भंडार माना जाता है। उसे धरती का संचालक भी बताया जाता है। सच में यार, जब सूर्य घूमता है तब दिन और रात होते हैं, तो धरती का संचालक तो है ही। इस प्रकार सूर्य समस्त संसार का संचालन करने वाले सर्वशक्तिमान देवता हैं, जो ऊर्जा तथा प्रकाश का अपरिमित भंडार ब्रह्मांड को क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। संज्ञा कौन थी, छाया से उसका क्या संबंध है, दोनों की संतानों का नाम लिखें। भाई साहब, संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। संज्ञा को सरनयु के नाम से भी पुकारा जाता है। संज्ञा की 3 संतानें थे, मनु, यम और यमुना। संज्ञा सूर्य के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाई, अतः उसने अपनी छाया को सूर्य के निकट छोड़ दिया तथा स्वयं अश्विनी अर्थात घोड़ी का रूप धारण कर तप करने के लिए प्रस्थान किया। दीर्घ काल तक छाया ने संज्ञा के छद्म रूप का अभिनय किया, किंतु अनंतः यह रहस्य खुल गया। सूर्य से छाया को 3 पुत्र उत्पन्न हुए, शनि, सावर्षि, मनु और तपत्ति। संज्ञा के प्रेम में दीवाना सूर्य ने उसे सारे ब्रह्मांड में ढूंढना प्रारंभ किया। अश्व का रूप धारण कर वे संज्ञा के पास पहुंच गए। संज्ञा को सूर्य से 2 संतानें हुई, जो अश्विनी कुमार कहलाते हैं। एक का नाम वासत्य तथा दूसरे का नाम क्या है बच्चा, दक्ष है। सोचो यार, सब प्यार में पगला है यार, गजब है भैया, प्यार में सब पगलाए हुए। विश्वकर्मा ने सूर्य की आभा के अंश को काटकर किन वस्तुओं का निर्माण किया, पता होगा आपको। सूर्य की आभा का मतलब होता है किरण, पर्यायवाची याद कर लो। जिससे शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद की माला, कुबेर की गदा, ये सब निर्माण किए। और क्या तुमको क्या लगता है कि सब ऐसे हो गया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि विश्वकर्मा ने सूर्य की आभा के अंश को काट डाला, उसे उन्होंने विभाजित कर दिया। उससे उनके द्वारा विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद की माला, कुबेर की गदा का क्या हो गया बेटा, निर्माण हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना मेरे प्यारे बच्चा। वर्ष के 12 महीनों के आधार पर सूर्य के अलग अलग नाम क्या है। महीनों के नाम के साथ उस नामों को लिखे, साथ ही 12 महीनों का तद्भव तत्सम। बेटा देखो चैत्र यहीं से चालू होता है सूर्य के नाम। चैत्र तत्सम है, चैत इसका तद्भव है। धावा, बैसाख का बैसाख, अर्थमा, ज्येष्ठ का जेठ, इसमें सूर्य को मित्र कहा जाता है। इस महीने में सूर्य को मित्र कहा जाता है, बहुत याद है। जेठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण कहा जाता है, सावन में इंद्र कहा जाता है सूर्य की। ये नाम है भैया सूर्य के, सोचो। भाद्रपद यानी भादो में विवस्वान, आश्विन में कवार में पूष, कार्तिक में वृतु, मार्गशीर्ष, देखिए यार परीक्षा पूछता है, मार्गशीर्ष अगहन और असुक अंशु कहा जाता है। पौष और पूष में भाग कहा जाता है सूर्य को। त्वष्टा और फाल्गुन में विष्णु कहा जाते हैं। मतलब सूर्य के ये अलग अलग नाम हैं, आप इनको भी याद कर देना। भोगे हुए दिन मेहरुन्निसा परवेज, गायक के विषय में बात कर रहे थे, आपको याद होगा। चाचा जी आ गया मैं इकबाल की बात करते थे बेटा, आपको याद होगा। चलो आइए सुनाते हैं। तराजू के एक पल्ले पर धूप थी, दूसरे में आम की परछाई पड़ी। आम की परछाई वाला पल्ला नीचे था, मानो धूप और परछाई दोनों से तौला जा रहा था। यह एक बिंब है, इसका अर्थ शिक्षक की सहायता से स्पष्ट करना है। आपको पता है कि जो चाचा हैं पहले एक बहुत बड़े गायक शायर हुआ करते थे, आज उनसे कोई शायरी नहीं सुनता है। प्रस्तुत पंक्तियां मेहरुन्निसा परवेज लिखित भोगे हुए दिन शीर्षक कहानी से उद्धृत। इन पंक्तियों में विद्वान कहानीकार मेहरुन्निसा परवेज ने सफलतापूर्वक जीवन के दोनों पहलुओं, संपन्नता विपन्नता, दुख सुख को बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित किया है। जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की बात आते जाते रहते। कहते नहीं है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन है परिपूर्ण, और फिर शशि में ओझल है घन, और फिर घन में ओझल है शशि। कहते थे जब मैं जवान होता था तो मुझे लोग बहुत पूछते थे। उपयुक्त पंक्तियों के द्वारा कहानीकार यह कहना चाहता है कि सुप्रसिद्ध शायर सांदा साहब के जीवन में सुख और दुख दोनों प्रकार के दिन आए हैं। अपनी युवावस्था उन्होंने प्रसिद्धि एवं समृद्धि के सुख में व्यतीत किए हैं। वर्तमान में वृद्ध एवं दुर्बल शायर आर्थिक विपन्नता एवं अभाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस प्रकार प्रतीकात्मक ढंग से कहानीकार ने कहानी में अपने भाव व्यक्त किए हैं।
समीम जो है सायर साहब से मिलने आता है। दरवाजे के सामने के पेड़ पर तराजू टंगा है, उसका एक पलड़ा धूप में और ऊपर की ओर उठा है, दूसरा पलड़ा छांव में झुका हुआ है। छांव में झुका हुआ पलड़ा सायर साहब के समृद्धशाली दिनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा धूप में ऊपर की ओर उठा हुआ पलड़ा उनके वर्तमान दौर को प्रतिबिंबित करता है। जो छाया है वो बताता है कि पहले का जीवन कैसा था। ठीक है बेटा। 7 साल की लड़की को भी समय ने कितना निपुण बना दिया है, इस पंक्ति की प्रसंगत व्याख्या करें। आपको पता है कि सांदा साहब की एक बेटी है सोफिया और एक उसकी पुत्री जो 7 साल की लड़की है, वो बेचारी काम कर रही है। सोचिए जब माता पिता में से कोई एक मर जाता है तो बच्चों को बहुत जल्दी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। आइए सुनाता हूं। सोफिया सायर सांदा साहब की नातिन। सांदा साहब पहले एक प्रतिष्ठित शायर थे, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति संतोषप्रद नहीं है। गृहस्थी के लिए अपर्याप्त आय के कारण घर के समस्त कार्य परिवार के सदस्यों को ही निपटना होता है। सोफिया को विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है। सोचो, वह घर के सारे कार्य करती है। इतना ही नहीं, घर के आगे एक पेड़ के नीचे जलावन की लकड़ी की एक दुकान आय के साधन के रूप में सांदा साहब ने खोला है। सोफिया उस दुकान को भी चलाती है। सोफिया बेटा उस दुकान को भी चलाती है। इस प्रकार 7 वर्षीय लड़की इतनी निपुण हो गई है जितना एक वयस्क व्यक्ति हो सकता है। उसकी यह निपुणता वस्तुतः प्रशंसनीय तो है ही, विस्मित करने वाला भी। इस प्रकार कहानीकार ने प्रस्तुत पंक्ति द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि समय के थपेड़े कभी भी किसी को लग सकते हैं। इसलिए कहते हैं जिसका समय बलवान है उसका गधा पहलवान है। मेरे प्यारे बच्चों, गांव के बच्चों की शिक्षा मेरे प्यारे बच्चों, कमरा लेके आत्मकथा किसे समर्पित है? बेटा मैं आपको बता दूं, कमरा लेने अपनी आत्मकथा अपने देश की इन असंख्य अशिक्षित माताओं को समर्पित किया है जो अफ्रीका के खेतों में काम करती हैं। विदेश में विद्या अध्ययन के लिए जाते समय अपनी मां से विदाई लेते समय उसके द्वारा प्रकट किए गए उद्गार से कामरा अत्यंत प्रभावित हुआ। मां के अंतःवेदना तथा नैराश्य की भावना ने इसकी संवेदना को झकझोर कर रख दिया, जिसकी परिणति उसकी आत्मकथा के समर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है। कामरा ले की माता ने कहा पढ़ाओ नहीं तो एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा। सच में आजकल बच्चे पढ़ते हैं और अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, जैसे हम भी लोग। क्या ही अब मैं बताऊं यार, वो घड़ी मतलब दुख की। कामरा ले की माँ उन्हें क्यों नहीं पढ़ाना चाहती थी? भाई पढ़ाएगी तो बच्चा चला जाएगा यार, सोचो यार। कामरा ले की माँ को आशंका थी कि यदि वह शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय जाएगा तो कालांतर में वह गांव छोड़कर अन्यत्र चला जाएगा, मतलब नौकरी लगेगी कहीं बाहर चला जाएगा। गांव छोड़ना उसकी परिस्थिति व्यवस्था होगी। जब वह अपना देश छोड़कर उससे शिक्षा ग्रहण करने हेतु फ्रांस जाने लगा तो उसकी माँ को पूर्ण विश्वास हो गया कि वह अब अपने देश अफ्रीका में नहीं रह पाएगा, विदेश चला जाएगा। माँ की ममता उसे ऐसा सोचने पर विवश कर रही थी। बेटा देखो यार, माँ चाहती है कि मेरा पुत्र और पुत्री मेरे पास ही रहे। भैया, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? तो बेटा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा क्या थी, आइए बताता हूं। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा शिक्षा को ग्रामीण जीवन तथा गांव के पारंपरिक उद्योगों से जोड़ना था। पारंपरिक उद्योगों से, पारंपरिक उद्योग का मतलब होता है जैसे बुनकरी हो गई, कपास उत्पादन हो गया, ये छोटे छोटे उद्योग हैं। गांधी जी आज की शिक्षा विशेष तौर से प्राथमिक शिक्षा में नवजीवन का संसार करना चाहते थे। वस्तुतः वे ऐसा करने में पूर्ण सक्षम थे। बुनियादी तालीम की गांधी जी की कल्पना उनके ग्राम स्वराज्य के सपनों की आधारशिला थी। इसके माध्यम से ग्रामों की स्वायत्तता तथा ग्रामीणों को सम्मान पूर्वक जीने का हौसला देना उनका लक्ष्य था। इस प्रक्रिया में बुनियादी तालीस की उनकी रूपरेखा आज भी प्रेरणादायक है तथा इस संदर्भ में कार्य करने को दिशा दे सकने में समर्थ है। शिक्षा के सामाजिक चरित्र पर सीधे प्रहार बिना शिक्षा और विनाशकारी विकास के बंधन को हम तोड़ नहीं सकते। गांधी की बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा उपयुक्त तथ्यों को रेखांकित करती है। गांधी जी ने कहा कि कोई भी काम करो यार पर दिल से करो, बड़ी ईमानदारी से करो। और गांधी जी ने कहा कि अपने छोटे मोटे कार्यों को भी बढ़ावा दीजिए, लेकिन ऐसे काम ना करें जो जनता के लिए अनुपचार हो कि तुम बीड़ी बनाने लगो भैया। इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि आज की शिक्षा ग्रामीण समाज की पुनर्रचना करने में पूर्णतः अक्षम है। हमें बुनियादी शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाना होगा
जहां गांवों को स्वायत्त, ग्रामीणों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार तथा गांवों के पारंपरिक उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हो सके। मतलब गांधी जी की पूर्ण तुलना थी बेटा बाबू, गांधी जी देखो बढ़ावा देते थे ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योगों को, जैसे मोदी जी ने दिया। वैसे आप जान रहे हो गैस भी बनवाने लगे मोदी जी, आपका क्या सुझाव है जरा कमेंट बॉक्स पर मुझे बताइएगा। तो भाई एक अलग ही प्रभावशाली दुनिया है गांधी जी की। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आज के जो मैंने महत्वपूर्ण सवाल कराए हैं, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा बिहार बोर्ड, ध्यान सुनिएगा, बिहार बोर्ड, टेलीग्राम चैनल का नाम ले, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर, हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर, विद्याकुल पर, बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप निकलवा करके आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा बेटा, इसकी पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार मेरे प्यारे बच्चों, जो हमसे जुड़ते हो बहुत ही प्यार और उम्मीद के साथ। सभी प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे क्लास आपको कैसे लगी, आपको इंपॉर्टेंट सवाल इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़कर कैसे लगा बेटा। तो इसकी पीडीएफ हम बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलता हूं बच्चों नेक्स्ट क्लास पर, लेता हूं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जो भी साथी पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए क्लास को। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।